अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? अगर आप लोग ठीक हो तो ध्यान से सुनना है आप लोगों ने इस लेक्चर को और अपने दिमाग में बिठा लेना है। कोई चीज़ भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी। चैप्टर नंबर 7 है एसिड बेस एंड साल्ट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। पहले नंबर पे जो पहली बात हमेशा आपको बार बार मैंने बताई है, पहली बात ये है, कोई एलिमेंट मिलता है जब भी कोई एलिमेंट मिलता है तो वो बनाता है कंपाउंड। जब भी कोई एलिमेंट मिलता है तो वो कंपाउंड बनाता है। अब एलिमेंट के मिलने से भी कंपाउंड बन सकता है, 3 के मिलने से भी कंपाउंड बन सकता है, 4 के मिलने से, 5 के मिलने से भी कंपाउंड बन सकता है। एलिमेंट की तादाद जो है वो बदलती जाएगी, कंपाउंड बदलते जाएंगे। एलिमेंट की तरतीब बदलेगी, कंपाउंड बदलेंगे। इसी तरह तादाद बदली, तरतीब बदली। जब तरतीब भी बदल जाए, तादाद भी बदल जाए, कंपाउंड क्या होता है? बदल जाता है। इसी तरह कंपाउंड बदलते बदलते कंपाउंड की तादाद पहुंच गई 3 मिलियन को। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख हो गई, यानी कि 30 लाख हो गई। एलिमेंट बदले, कंपाउंड बदला। कभी 2 एलिमेंट, कभी 3, कभी 4, कभी 5 मिले, कभी 6 मिले, कभी 7 मिले, तो कंपाउंड बदला। जब एलिमेंट की तरतीब बदली, कोई एलिमेंट आगे चला गया, कोई पीछे आ गया, कोई एलिमेंट ने अपनी तरतीब बदल दी, तो फिर भी कंपाउंड बदले। और जो आज तक साइंसदान जितने कंपाउंड का पता लगा चुके हैं, तकरीबन 30 लाख कंपाउंड पाए जाते हैं इस दुनिया पे। 30 लाख कंपाउंड पाए जाते हैं इस दुनिया में। अब इन कंपाउंड को स्टडी करना बहुत मुश्किल था। इन कंपाउंड को स्टडी करना बहुत मुश्किल था। क्यों था मुश्किल? क्योंकि ये तादाद में बहुत ज्यादा हो गए थे। अब 30 लाख कंपाउंड है, इन्हें कौन पढ़े? एक एक करके साल लग जाएंगे कहीं पढ़ने में। फिर साइंसदानों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने इन कंपाउंड को आगे तकसीम किया 3 हिस्सों में। जिनकी खसूसियात एक जैसी थी उन्हें एक ग्रुप में रखा, जिनकी खसूसियात एक जैसी थी लेकिन पहले से मुख्तलिफ थी उसे दूसरे ग्रुप में रखा, जिनकी खसूसियात एक जैसी थी लेकिन पहले दोनों से मुख्तलिफ थी उसे तीसरे ग्रुप में रखा। जिनकी खसूसियात एक जैसी थी, जो पहला ग्रुप है, उसको नाम दे दिया एसिड का। जिसकी खसूसियात एक जैसी थी लेकिन एसिड से मुख्तलिफ थी, उसे उसका दूसरा ग्रुप बनाया, उसे नाम दे दिया बेस का। जिसकी खसूसियात एक जैसी थी लेकिन एसिड और बेस दोनों से मुख्तलिफ थी, उसका तीसरा ग्रुप बना दिया और उसे नाम दे दिया साल्ट का। इसी तरह 3 ग्रुप बन गए। जिनकी खसूसियात एक जैसी थी वो एक ही ग्रुप में रख दिए गए, क्योंकि अब खसूसियात एक जैसी हैं। हम अब एक या 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ लेंगे उस ग्रुप के, बाकियों का हमें खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि खसूसियात एक जैसी हैं। अगर इस ग्रुप के या बेस के एक कंपाउंड के बारे में हम पढ़ लेंगे, बाकियों का हमें खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि उनकी खसूसियात एक जैसी हैं। अगर हम इस ग्रुप के, ये साल्ट के एक कंपाउंड के बारे में पढ़ लेंगे, बाकियों का हमें खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि उनकी खसूसियात एक जैसी हैं। हमने थोड़े से कंपाउंड के बारे में पढ़ा, बाकियों का हमें खुद ब खुद पता चल गया क्योंकि उनकी खसूसियात एक जैसी थी। तो ये फायदा होगा हमें थोड़े जैसे कंपाउंड के बारे में पढ़ के 30 लाख कंपाउंड की खसूसियात का पता चल गया। और ग्रुप बनाने का फ़ायदा यही हुआ, थोड़े से टाइम में हमने बहुत ज़्यादा जो कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ लिया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मिलती थी, जितने भी एक ग्रुप में रखे गए थे।
एसिड के में जितने भी कंपाउंड रखे गए होंगे उनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती होंगी। जितने भी बेस में ग्रुप कंपाउंड रखे होंगे उनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती होंगी। जितने भी साल्ट में कंपाउंड रखे गए होंगे उनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती होंगी। अगर उनकी खसूसियात आपस में मिलती हैं मतलब हम एक भी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं बाकियों का हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। और आगे आते हैं एसिड के बारे में। पहला जो ग्रुप है एसिड और उसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एसिड में हम बेस अभी नहीं पढ़ेंगे, हम साल्ट आगे जाके पढ़ेंगे, बेस और साल्ट। आज हमारा टॉपिक है एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है एसिड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो पहली बात है एसिड के बारे में वो ये है कि ड्राइव्ड निकला है। ड्राइव्ड का मतलब होता है निकला है। फ्रॉम का मतलब होता है से। लैटिन वर्ड, लैटिन लतीनी वर्ड लफ्ज, ये एक लतीनी लफ्ज से निकला है। ड्राइव्ड निकला है। फ्रॉम का मतलब होता है से। लैटिन का मतलब होता है लतीनी, वर्ड का मतलब होता है लफ्ज। ये एक लतीनी लफ्ज से निकला है। वो लतीनी लफ्ज कौन सा था? एसिडस। ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, एक लतीनी जबान के लफ्ज एसिडस से निकला है। ये जो लफ्ज है एसिड, ये जो लफ्ज है एसिड, ये एक लतीनी जबान के लफ्ज एसिडस से निकला है। विच मीन्स, जिसका मतलब है सोर, खट्टा या तुर्श। तुर्श जिसका मतलब होता है तुर्श या खट्टा। तो ये पहले दो पॉइंट आपको याद हो गए होंगे एसिड के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लतीनी जबान के लफ्ज से निकला है। वो लफ्ज कौन सा? एसिडस। ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, लतीनी जबान के लफ्ज एसिडस से निकला है। विच मीन्स सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा या तुर्श। मतलब जितनी भी खट्टी चीजें होंगी, जितनी भी सोर चीजें होंगी, खट्टी होंगी, वो क्या होंगी? एसिड ही होंगी। अगर कोई चीज खट्टी हम देख लेते हैं तो हम उसे चख के बता देंगे अरे भाई ये तो एसिड है। क्योंकि ज्यादातर मोस्टली जो चीजें खट्टी हैं वो एसिड ही तो होती हैं। और यही एसिड की पहली खसूसियात भी है कि ज्यादातर जो खट्टी चीजें वो एसिड होती हैं। ये दो पॉइंट हमने पढ़ लिए एसिड के बारे में। पहला, लतीनी जुबान के लफ्ज एसिड से निकला है। दूसरा, इसका मतलब होता है तुर्श या खट्टा, सोर। डेफिनेशन, अगर इसकी तारीफ की बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए, एसिड एसिड या कंपाउंड, हम या एसिड भी लिख सकते हैं, इसकी जगह कंपाउंड भी लिख सकते हैं। कंपाउंड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस का मतलब होता है पानी। एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है या एसिड वो चीज होती है जो जब भी उसे पानी में मिलाया जाए, एक्वेस सॉल्यूशन में मिलाया जाए, जब भी उसे पानी में मिलाया जाए तो वो पानी में मिलकर हाइड्रोजन आयन खारिज करे। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन को खारिज करे। एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। जब भी इसे पानी के साथ मिलाया जाए, जब भी एसिड वो चीज होती है, एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। जब भी एसिड को मिलाया जाता है किसी एक्वेस सॉल्यूशन में, एक्वेस सॉल्यूशन यानी कि पानी में, जब भी एसिड को पानी में मिलाया जाता है वो क्या करता है? रिलीज, खारिज करता है, निकालता है। क्या निकालता है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का एक आयन निकालता है, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। एसिड वो कंपाउंड होता है, एसिड वो चीज होती है जब भी उसे पानी के साथ मिला दिया जाए, पानी में हल कर दिया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाले, हाइड्रोजन आयन को खारिज करे। अगर इसकी मिसाल आप लोग देख लें तो आपको इसकी तारीफ खुद ही समझ आ जाएगी। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसकी एक मिसाल है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लोग थोड़ा सा देखें इसे
ये जो HCl है, HCl जब इसे पानी में मिलाया गया तो ये टूटा, हाइड्रोजन अलग हो गया, ये क्लोरीन जो है वो अलग हो गया। जो चीज पानी में हल हो और हाइड्रोजन आयन को खारिज करे उसे ही तो एसिड कहते हैं। HCl क्या कर रहा था? हाइड्रोजन को खारिज तो कर रहा था, मतलब ये क्या है? ये एसिड ही तो है। ये क्या है बेटा? ये एसिड ही तो है। HCl जब इसे पानी में हल किया जाता है, ये HCl का दरमियान से टूटता है, ये हाइड्रोजन अलहदा क्लोरीन अलहदा, और हाइड्रोजन खारिज हुआ है, क्लोरीन अलहदा हो गया है। वो कंपाउंड, ये कंपाउंड था, ये कंपाउंड ही तो था, ये कंपाउंड था। लेकिन जब इसे खारिज किया गया, इसे तोड़ा गया, पानी में हल किया गया, तोड़ा गया, तो हाइड्रोजन आयन जो वो अलहदा हुआ, Cl क्लोरीन अलहदा हुआ, तो हाइड्रोजन इसे खारिज तो हुआ। मतलब ये क्या है? ये एसिड ही तो है। जिसे पानी में हल करने से हाइड्रोजन निकले वो एसिड ही तो होता है। इसकी आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो मैंने आपको ये समझाया है सारा कुछ एसिड के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है। आगे बात आती है सोर्सेज ऑफ एसिड। एसिड के जराए कितने हैं और कहाँ कहाँ से जो एसिड है उसे हम हासिल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, तो इसकी थोड़ी किस्में देख लेते हैं। पहली किस्म इसकी है ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड। दूसरी किस्म इसकी है मिनरल एसिड। दो किस्में होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड को कहां से हासिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि मिनरल एसिड को कहां से हासिल किया जाता है। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो ऑब्टेन हासिल किया जाता है, फ्रॉम का मतलब होता है से। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। जब भी एसिड की पहली लाइन पढ़ी थी तो हमने पहली बात यही की थी, ड्राइव्ड फ्रॉम निकला है किससे? फ्रॉम लैटिन वर्ड, लतीनी जबान के लफ्ज से। ये वही फ्रॉम है जो इधर दोबारा इस्तेमाल हुआ है। फ्रॉम का मतलब होता है से, ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल। ये हासिल होता है किससे? प्लांट्स, पौधों से, एनिमल्स और जानवरों से। ये पौधों और जानवरों से हासिल होता है। ऑब्टेन हासिल होता है फ्रॉम से, प्लांट्स पौधों, एंड और एनिमल्स और जानवरों से। ये पौधों और जानवरों से क्या होता है? हासिल होता है। ऑर्गेनिक एसिड को अगर हमने हासिल करना हो तो हम पौधों से हासिल करते हैं, हम जानवरों से हासिल करते हैं। आगे कुछ इसकी मिसालें हैं, जैसे कि पहली मिसाल मैं आपको मैलिक एसिड की दे दूं। अगर इसे हमने हासिल करना हो तो ये एप्पल के अंदर होता है। ये भी ऑर्गेनिक एसिड की पहली मिसाल है, मैलिक एसिड, जो कि सेब के अंदर मौजूद होता है। अब सेब भी तो दरख्तों पे लगते हैं, मतलब इनडायरेक्टली हमने उसे दरख्त से ही हासिल किया है। फॉर्मिक एसिड दूसरी मिसाल इसकी, फॉर्मिक एसिड। आंट्स, स्टिंग, ये जो चूंटियां होती हैं छोटी, उनके अंदर ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक आंट भी तो एक एनिमल भी है, एक जानदार ही है, एक जानवर ही है। तो इसलिए ये भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड की दूसरी मिसाल है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे जरूरी है वो है ऑक्जेलिक एसिड, जो कि टोमेटोज के अंदर पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज के अंदर पाया जाता है। ये जो टमाटर होते हैं उनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो टमाटर भी तो पौधों का एक हिस्सा होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली तो हमने उसे पौधों से ही हासिल किया है ऑक्जेलिक एसिड को। तो ये सारे जो है एक मिसाल है ऑर्गेनिक एसिड की। ये भी ऑक्जेलिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में। या मैंने सिट्रिक एसिड लिख दिया है, तो यहाँ सिट्रस फ्रूट होना चाहिए था, फ्रूट, सिट्रस फ्रूट। ये जो सिट्रिक एसिड है ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस का मतलब होता है खट्टे, सोर, खट्टे। जितने भी खट्टे किस्म के जो हैं फ्रूट हैं उनके अंदर ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी ऑर्गेनिक एसिड की सारा कुछ। हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एसिड, एसिड के जो जराए हैं, एसिड को कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। एक इसकी किस्म थी ऑर्गेनिक एसिड, दूसरी इसकी किस्म है मिनरल एसिड। फिलहाल हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है ऑब्टेन, जो हासिल होता है फ्रॉम से प्लांट्स एंड एनिमल। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जो पौधों और जानवरों से हासिल होता है। इसकी पहली मिसाल मैलिक एसिड जो कि एप्पल के अंदर होता है, दूसरी मिसाल इसकी फॉर्मिक एसिड जो कि आंत चुंटी के अंदर होता है, तीसरी इसकी मिसाल ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटरों के अंदर होता है, चौथी मिसाल इसकी सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट, खट्टे जो फ्रूट होते हैं जैसे कि किन्नू हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, तो चुकूतरा हो गया, इन सारे जितने किस्म के खट्टे फ्रूट हैं इनके अंदर ये मौजूद होता है सिट्रिक एसिड। तो ये सारी इसकी मिसालें होगी। अब हम आ जाते हैं मिनरल एसिड पे। मिनरल एसिड क्या होता है, ये दूसरी टाइप इसकी, दूसरी किस्म इसकी। तो ऑब्टेन, वो जो इधर हमने पढ़ा था ऑब्टेन हासिल होता है फ्रॉम से, यहां तक तो उतना ही उधर ही लिख दिया जो उधर लिखा था, ये जो लिखा था वही इधर लिख दिया ऑब्टेन फ्रॉम। लेकिन प्लांट एंड एनिमल की जगह हमने लिख दिया मिनरल्स, प्लांट और एनिमल की जगह हमने मिनरल लिख दिया। आजा अदनान आजा। प्लांट और एनिमल की जगह हमने सिर्फ मिनरल लिख दिया, बस ये फर्क हुआ है। ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ये मिनरल से हासिल होता है। तो आगे कुछ इसकी मिसालें पढ़ते हैं। पहली मिसाल इसकी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ये पहली मिसाल है इसकी मिनरल एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी मिसाल है इसकी है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये आपको फार्मूलाज भी याद होने चाहिए, इसके नाम भी याद होने चाहिए। जो तीसरी मिसाल इसकी है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। आपको ये नाम भी याद होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड और इसका फार्मूला भी। तो चौथी जो मिसाल है वो है फास्फोरिक एसिड, H3PO4। आपको नाम भी याद होना चाहिए और इसका फार्मूला भी। मिनरल एसिड हमने पढ़ा है। मिनरल एसिड वो एसिड होता है जो कि मिनरल से हासिल किया जाता है। पहली मिसाल इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरी मिसाल इसकी नाइट्रिक एसिड है, तीसरी मिसाल इसकी सल्फ्यूरिक एसिड है, चौथी मिसाल इसकी फास्फोरिक एसिड है। ये हमने पढ़ी है सोर्सेज ऑफ एसिड। एसिड को कहाँ कहाँ से हासिल किया जाता है और कौन सा एसिड कहाँ से हासिल किया जाता है, सारा कुछ इस बारे में। और आगे जो टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की खसूसियात। एसिड की खसूसियात, एसिड की कुछ खसूसियात भी होती हैं, तो वो अब हम पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे जो पहली खसूसियात एसिड की बताई गई है वो है सोर टेस्ट। सोर तो वो लफ्ज है जो हमने इस टॉपिक के सेकंड लाइन में पढ़ा था। सोर का मतलब होता है खट्टा। हमने ये कहा था पहली लाइन में कि एसिड एक लतीनी जुबान के लफ्ज एसिडस से निकला है जिसका मतलब होता है सोर, विच मीन सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा। और मैंने उधर भी आपको बताया था ये पहली खसूसियात भी है किसकी, एसिड की। तो ये पहली प्रॉपर्टीज, पहली खसूसियात भी आ गई एसिड की, सोर टेस्ट। ये इसकी खसूसियात है। इसका जो जायका होता है वो तुर्श होता है, खट्टा होता है। अगर हम दूसरी इसकी खसूसियात की बात करें वो है कोरोसिव लिक्विड। कोरोसिव का मतलब होता है बड़ा ही खतरनाक, जला देने वाला। जहां भी पड़ता है उसे जला के रख देता है। खतरनाक माया होता है, पानी की तरह एक ये होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे कि तेजाब हो गया, जहां पड़ता है उसे जला के रख देता है। ये corrosive लिक्विड होता है, बहुत ही खतरनाक किस्म का माया होता है जो जिस्म पे पड़ता है, जब किसी टिश्यू पे पड़ता है, सेल पे पड़ता है, उसे जला देता है। तो दूसरी इसकी खसूसियात जो है वो यही है कि ये corrosive लिक्विड होता है, जला देने वाला लिक्विड होता है, बहुत ही खतरनाक किस्म का माया होता है जो कि हमारे जिस्म को, हमारी स्किन को, हमारे टिश्यूज को जला सकता है। पहली खसूसियात थी सोर टेस्ट, जायका तुर्श होगा, खट्टा होगा। दूसरी इसकी खसूसियात है corrosive लिक्विड, जिसका जो माया है, ये जो माया है जिसमें ये एसिड पाए जाते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाता है, हमारी स्किन को, हमारी जिल्द को जला देता है। दूसरा
अगर इसकी तीसरी खसूसियात हम पढ़ने जाएं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली इसे आसानी से गुजर जाती है, इसे बिजली जो है वो बहुत आसानी से गुजर जाती है, बिजली को आसानी से गुजार लेता है अपने अंदर। और बिजली कब गुजरती है, जब पानी के अंदर आयन मौजूद होते हैं। इसके अंदर ये भी तो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, अगर आयन है तो बिजली गुजरेगी, अगर हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे तो बिजली तो गुजरेगी। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली को आसानी से अपने अंदर से गुजार सकता है। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया, ये 3 खसूसियात हो गई। सो टेस्ट, जायका खट्टा, कोरोसिव लिक्विड, खतरनाक किस्म का माया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को आसानी से गुजारने वाला। और जो इसका चौथा है, चौथी जो इसकी खसूसियात है वो है रिएक्शन विद, सॉरी चौथी जो इसकी खसूसियात है वो है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ इसके रिएक्शन, मेटल के साथ कैसे मिलता है और क्या क्या बनाता है, ये सारा कुछ पढ़ना इसकी चौथी खसूसियात है। और आपको पता है ये जो मेटल लफ्ज है इसका मतलब क्या होता है? मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो आसानी से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके नए नए कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। जो एलिमेंट आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और नए नए कंपाउंड बनाए दूसरों के साथ मिलके, उन्हें तो हम मेटल कहते हैं। मतलब ये क्या है? मेटल है। ये जिंक और मैग्नीशियम है, ये दोनों क्या हैं? मेटल हैं। क्योंकि ये आसानी से दूसरों के साथ मिल जाते हैं, दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दूसरों के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो है हम देखते हैं कि ये एसिड के साथ कैसे मिलते हैं और क्या बनाते हैं। पहले नंबर पे ये जिंक और जो मैग्नीशियम है, इसे तो हमने कह दिया ये दोनों क्या हैं? मेटल हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमने पीछे मिसाल भी पढ़ी थी, ये क्या एसिड है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमने पीछे मिसाल भी पढ़ी थी, ये भी क्या है? एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों तो हो गई, एसिड हो गए। मैग्नीशियम और जिंक मेटल हो गए। अब हम देखेंगे ये दोनों मिलकर बनाते क्या हैं। अच्छा, अब क्या होता है? पहले जो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बना, कैसे बना? ये जो क्लोरीन थी ये यहां से उठकर जुड़ गई इस मैग्नीशियम के साथ। हाइड्रोजन जो है ये रह गया अकेला, ये अकेला रह गया। तो हाइड्रोजन मतलब ये जो ऊपर तीर जा रहा है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन अंदर से निकल गया। ये जो क्लोरीन थी ये जाके जुड़ गई मैग्नीशियम के साथ और हाइड्रोजन अकेला रह गया और मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन बाहर खारिज हो गया। तो पहली चीज तो बनी ये। और दूसरे नंबर पे ये जो जिंक है ये मिलता है H2SO4 के साथ। अब यहाँ क्या हुआ? ये जो SO4 है ये यहाँ से उठा मिल गया जिंक के साथ, इसने ZnSO4 बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया। और ये जो हाइड्रोजन जो है ये फिर अकेला रह गया, ये फिर बाहर निकल गया। मतलब जो हाइड्रोजन के ये जो साथ वाला होता है, जो हाइड्रोजन के साथ मौजूद होता है एसिड के अंदर, वो उससे निकलकर हाइड्रोजन से अलग होकर मिल जाता है मेटल के साथ, एक नई चीज बना देता है और हाइड्रोजन जो होता है चुपचाप करके खारिज हो जाता है, वहां से रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन रिलीज तो हुआ है लेकिन चुपचाप नहीं होगा। पहले बात की मैंने, चुपचाप खारिज हो जाता है, तो चुपचाप खारिज नहीं होता, ये खारिज होता है बर्न विद अ पॉप साउंड, एक छोटे से धमाके की आवाज के साथ। जब भी हाइड्रोजन खारिज होगा तो बर्न्स विद पॉप साउंड, नीचे लिखा होगा लाइन में, एक छोटे से धमाके की आवाज आएगी, छोटे से धमाके की आवाज आएगी।
वो पोप साउंड, वो छोटा सा धमाका ही हमें बताएगा कि क्या खारिज हुआ है, हाइड्रोजन ही खारिज हुआ है या कुछ और खारिज हुआ है। अगर धमाका हो गया तो फिर हमें पता चल गया कि और कुछ भी खारिज हुआ नहीं है। अगर खारिज हुआ है कोई चीज तो वो सिर्फ हाइड्रोजन ही है। ये बर्न्स विद पोप साउंड, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन खारिज होगा वो उसके जलने से एक छोटे से धमाके की आवाज आएगी। ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी चौथी खसूसियात ये हमने पढ़ी, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ मिलके क्या क्या चीजें बनाता है और रिलीज क्या होता है, उसे खारिज क्या होता है। अब आ जाते हैं पांचवी खसूसियात में, रिएक्शन विद कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ इसके रिएक्शन एंड और बाइकार्बोनेट, या तो इस कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन या बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों पढ़ेंगे हम। अच्छा, उससे पहले आप लोग ये जान ले कार्बोनेट क्या होता है। ये जो CO3, वो कंपाउंड जिसके अंदर CO3 मौजूद हो, CO3 मौजूद हो, उसे हम कार्बोनेट कहते हैं। वो कंपाउंड जिसके अंदर HCO3 मौजूद हो, HCO3 मौजूद हो, वो होता है बाइकार्बोनेट। मतलब जिस कंपाउंड के अंदर सिर्फ CO3 मौजूद हो वो कार्बोनेट, जिसके अंदर HCO3 मौजूद हो वो बाइकार्बोनेट। अगर आप लोग नीचे देखें तो हमने इसके रिएक्शन पढ़े हुए दोनों के साथ। CO3 मतलब CO3 अगर इसमें मौजूद है तो ये क्या है, कार्बोनेट है। नीचे वाला देखें NaSCO3 मतलब उसमें HCO3 मौजूद है तो वो क्या है, बाइकार्बोनेट है। हम इसका रिएक्शन कार्बोनेट के साथ भी पढ़ेंगे, कार्बोनेट के साथ एसिड मिलके क्या बनाता है और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड मिलके क्या बनाता है, ये हम दोनों रिएक्शन पढ़ते हैं। पहले बारी आती है ऊपर वाले रिएक्शन की, तो ये हम पढ़ते हैं इस रिएक्शन में हुआ क्या है। असल में वो ही पुरानी सारी बातें हुई हैं, नया कुछ भी नहीं हुआ। जो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ HCl था वहां से उठा आके मिल गया इस कैल्शियम के साथ और इसने CaCl बना दिया, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। हाइड्रोजन वहां फिर अकेला रह गया, वहां हाइड्रोजन अकेला रह गया था, यहाँ CO3 अकेला रह गया। यहाँ हाइड्रोजन अकेला रह गया था, यहाँ CO3 अकेला रह गया था। ये जो CO3 है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक ऑक्सीजन दे दिया हाइड्रोजन को, बाकी यहां रह गया CO2, दो ऑक्सीजन रह गए तो ये क्या बन गई, CO2 बन गई, CO2 बन गई। क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बोनेट इधर रह गया था, CO3 इधर रह गया था, इसने अपना एक ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन को दे दिया, इधर CO3 रह गया और वो CO2 रह गया और वो CO2 ये आ गया, ये CO2 आ गया वो ये। और बाकी जो इधर से एक ऑक्सीजन निकलकर इधर आया था हाइड्रोजन के साथ, उसने मिलकर क्या बना दिया, H2O पानी बना दिया। हाइड्रोजन तो पहले ही दो थे, एक ऑक्सीजन इधर से आ गया, तो वो जब एक ऑक्सीजन इधर से आया उन दोनों ने मिलकर H2O बना दिया, पानी बना दिया। तो कार्बोनेट और एसिड के मिलने से कैल्शियम क्लोराइड बना, जो कि एक नमक की किस्म है, टाइप ऑफ सॉल्ट है, नमक की एक किस्म है, मतलब नमक बना। फिर H2O बना। H2O कैसे बना, ये H2O कैसे बना, इसके पास 3 ऑक्सीजन थे, इसने एक निकाल के इस हाइड्रोजन को दिया, ये 2 हाइड्रोजन पहले मौजूद थे, इधर से एक ऑक्सीजन लेके ये H2O बन गया। बाद में जब इसने एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया था, बाकी इधर 2 ऑक्सीजन बचे थे, वो हमने इधर ही लिख दिया, CO2 बना। ये तीनों चीजें हमारे जो काम की बन गई, CaCl नमक, H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला रिएक्शन हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये रिएक्शन था एसिड का कार्बोनेट के साथ। अब जो अगला रिएक्शन है वो है एसिड का बाइकार्बोनेट के साथ। ये जो है एसिड है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट है। अब यहां क्या होगा, कुछ नया नहीं हुआ, वही पुरानी सारी चीजें हुई। हाइड्रोजन को फिर वहीं रख दिया इन लोगों ने, हाइड्रोजन वहां अकेला रह गया। बाकी ये जो सारा कंपाउंड है
ये उठ के आके मिल गया किसके साथ, सोडियम के साथ, NaCH3COONA बन गया, इधर बाइकार्बोनेट ये अकेला रह गया। इधर बाइकार्बोनेट ये अकेला रह गया, इधर जो है H हाइड्रोजन है वो अकेला रह गया, यहाँ H लिखा हुआ है, यहाँ बाइकार्बोनेट अकेला रह गया और इधर क्या, हाइड्रोजन अकेला रह गया। अब फिर क्या होगा, एक ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये आके मिलेगा इस हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे दो, और इसे ये जो CO3 है ये फिर एक ऑक्सीजन दे देगा, इन दो हाइड्रोजनों को ये वाटर बना देंगे फिर ये ऊपर वाला काम हो गया। बाकी जब इसने एक ऑक्सीजन इसने दे दिया H2 को, हाइड्रोजन को, फिर ये CO2 रह गया तो CO2 बन गया। फिर वही ऊपर वाली बात हुई, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो इसका हिस्सा था वो सोडियम के साथ मिला, बाकी SCO3 बचा और हाइड्रोजन बचा, एक H इधर से आया एक H इधर से आया, H2 बना, और ये CO3 जो था इसने एक ऑक्सीजन उसे दिया, ये H2O बन गया, और बाकी जो दो ऑक्सीजन बचे उसने CO2 बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये सारा कुछ हो गया हमारा रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। और इसमें क्या बना, नीचे वाले में भी साल्ट बना, ये CH3COONA ये भी एक साल्ट है, साथ पानी बना, साथ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। दोनों जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड मिलता है, साल्ट बनता है, पानी बनता है, और साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये हमारा जो एसिड है इसकी दो खसूसियात रह गई, वो आगे जाके पढ़ते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एसिड के इस्तेमालात। प्रॉपर्टीज नंबर 6 है रिएक्शन विद बेस। एक जो एसिड है उसकी जो छठी खसूसियात वो ये होती है कि वो बेस के साथ रिएक्शन कैसे करता है। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। क्योंकि ये जब भी टूटेगा ये हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेगा, ये जब भी टूटेगा ये OH आयन को बाहर निकालेगा, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन को ये बाहर निकालेगा। तो जो हाइड्रोजन को से बाहर निकाले उसे तो हम एसिड कहते हैं, लेकिन जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि OH को बाहर निकाले उसे तो हम बेस कहेंगे। मतलब ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। अब ये दोनों मिलेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। पहले नंबर पे तो ये Na उठा और मिल गया Cl के साथ, और इसने NaCl यानी कि नमक को बना दिया, अब नमक तो बन गया है। और उसके बाद ये एक हाइड्रोजन इस तरफ खाली रह गया, और इस तरफ ये OH आयन ये भी खाली रह गया। ये हाइड्रोजन उठ के आएगा, इसके साथ मिल जाएगा, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन हो जाएगा। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, ये आप सभी को पता है, वाटर बनता है, पानी बन जाता है। तो ये तो बन गया साल्ट और पानी एसिड और बेस के मिलने से। और वो रिएक्शन जिसमें नमक और पानी दोनों इकट्ठे बन जाएं, नमक और पानी बने, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड और बेस के मिलने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इतनी समझ आ गई, फिर आगे चलते हैं। इतनी समझ आ गई तो आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है इसकी खसूसियात नंबर 7। खसूसियात नंबर 7 है वो है लिटमस सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज। एक तो लिटमस सॉल्यूशन है, दूसरा अगला है मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों इंडिकेटर होते हैं। अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, किसी भी चीज की तरफ इशारा करना, ये बताना कि ये एसिड है या बेस है। अब मिथाइल ऑरेंज और लिटमस सॉल्यूशन हमें कैसे बताएगा कि ये जो सॉल्यूशन, ये जो कंपाउंड हमारे पास पड़ा है, ये एसिड है या बेस है। अब देख लेते हैं।
ये हमारे पास इंडिकेटर एक मौजूद है, ये एक इंडिकेटर है। ये मिथाइल भी हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज भी हो सकता है, ये लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये दोनों में से एक इंडिकेटर होगा और ये वो कंपाउंड है जिसका हमें पता करना है ये एसिड है या बेस है। अब हम क्या करेंगे, इस इंडिकेटर को इसमें डाल देंगे, बेशक वो लिटमस सॉल्यूशन हो या मिथाइल ऑरेंज हो, इनमें से जो भी हो, हमने इस कंपाउंड में डाल दिया क्योंकि हमने पता करना था ये कंपाउंड क्या है, एसिड है या ये बेस है। जब इस इंडिकेटर को लिटमस सॉल्यूशन या मिथाइल ऑरेंज को इसमें डाला गया, अगर इसका कलर हो जाता है रेड, अगर इसका कलर हो जाता है रेड, तो मतलब ये जो कंपाउंड पड़ा है ये क्या है, ये एसिड है, ये एसिड है। अगर इसका कलर हो जाता ब्लू, तो फिर हम कहते हैं ये क्या है, ये बेस है। बी से ब्लू और बी से ही बेस। अगर इसका कलर ब्लू होता तो ये बेस बनता। अगर अब इसका कलर जो है वो रेड है तो रेड का मतलब होता है एसिड। जब भी इंडिकेटर को किसी कंपाउंड या सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, अगर वो सॉल्यूशन रेड कलर में तब्दील हो जाए तो वो एसिड होता है, अगर वो ब्लू में तब्दील हो जाए तो वो बेस होता है। मतलब क्या, ये इंडिकेटर के साथ मिलकर ये मिथाइल लिटमस सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलकर रेड कलर देता है। जब भी रेड कलर आ जाए किसी इंडिकेटर के साथ मिलने से, कंपाउंड से मिलने से, तो हम कहते हैं ये जो कंपाउंड पड़ा है, ये जो सॉल्यूशन पड़ा है जिसका हमें नहीं पता वो क्या है, वो एसिड है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज, खसूसियात भी बिल्कुल मुकम्मल हो गई। 7 खसूसियात हमने पढ़ ली, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एसिड, एसिड के इस्तेमालात। एसिड इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। पहले नंबर पे क्लीनिंग ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन सरफेस। जो मेटल सरफेस, जो लोहे की ऊपर वाली तय होती है, उसे क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, क्या चीज क्लीन करने के लिए, रस्ट, जंग को। जो लोहे के ऊपर वाली तय होती है उसे जंग को बिल्कुल साफ कर देता है। ये पहली खसूसियात होगी। दूसरी इसकी खसूसियात है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है बिल्कुल साफ कर देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। और प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, ये जो हमारा कॉमन साल्ट है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो नमक इस्तेमाल करते हैं, इसे साफ कर देता है, प्योर कर देता है, साफ कर देता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो नमक का हिस्सा नहीं है, जो नमक के साथ मिलकर उसे आलूदा बना रही हैं, जो नमक का हिस्सा नहीं है, तो उसे निकाल के उसे उन चीज़ों से साफ कर देता है। जो नमक होता है उसे प्योर बना देता है, खालिश बना देता है। ये दूसरी हो गई। पहला लोहे से जंग उतारता है, दूसरे नमक को जो होता है, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसे साफ कर देता है। तीसरी ये एक्वा रेजिया बनाता है, एक्वा रेजिया बनाता है। HCl जब भी नाइट्रिक एसिड HNO3 से मिलता है तो ये क्या बना देता है, एक्वा रेजिया बना देता है। अब एक्वा रेजिया क्या करता है, वो डिसोल्व कर देता है जो भी धातें होती हैं, जैसे कि सोना हो गया, पीतल हो गया, और इस तरह की जो और चीजें होती हैं उसे डिसोल्व कर देता है। उसे डिसोल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है एक्वा रेजिया। और ये बनता है कि इसके मिलने से HCl और प्लस HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिलने से ये बनता है। और ये बहुत एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्वा रेजिया किससे मिलने से बनता है, और आप लोगों ने ये बता देना है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिलने से एक्वा रेजिया बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका जो चौथा इस्तेमाल है वो ये है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये ग्लूकोज बनाता है फ्रॉम द सुक्रोज। जब भी सुक्रोज को तोड़ता है और उससे क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। सुक्रोज को तोड़ के उसे क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए होते हैं, आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ये दरमियान से उसे तोड़ता है। जब ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो सुक्रोज बनाते हैं। ये आपस में से तोड़ता है, हर मॉलिक्यूल को अलहदा करता है ग्लूकोज के, मतलब ये सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। और आपको पता है सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो वो ग्लूकोज को तोड़कर ही एनर्जी हासिल करता है। और आप लोगों को ये पता है सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होती है वो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल करता है। और
ग्लूकोज बनाता कौन है? सुक्रोज को तोड़कर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ही तो बनाता है सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज, और फिर जो सेल है वो उस ग्लूकोज को तोड़कर अपनी एनर्जी हासिल करता है। और जो इसका लास्ट इस्तेमाल है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे मैदे के अंदर मौजूद होता है, जो खुराक होती है उससे हाजमे में भी हमारी मदद करता है। तो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तो इस्तेमालात जो 5 हमने पढ़ लिए हैं यही हैं बस। अगेन नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट हो गई, ये नाइट्रिक एसिड के मिलने से ही बनती है। एक्सप्लोजिव, ये जो फटने वाली चीज़ें होती है, धमाका खेज चीज़ें होती हैं, ये भी बनती हैं किसे? नाइट्रिक एसिड से। आगे डाइज और प्लास्टिक है। डाइज मतलब जो रंग और रोगन वगैरह है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें भी बनती है नाइट्रिक एसिड से। आर्टिफिशियल सिल्क है, ये जो सिल्क होती है ये भी बनती है नाइट्रिक एसिड से। ये चंद एक इस्तेमाल हो गए नाइट्रिक एसिड की। इससे खाद्य बनती है, धमाके वाली चीज़ें बनती हैं, रंग और रोगन बनते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बनती है। ये धमाके वाली चीज़ें हो गई, ये क्या हो गया? खाद्य हो गई। ये जो रंग और रोगन हो गया और प्लास्टिक हो गया, और ये क्या हो गया? सिल्क हो गया। तो ये कुछ चंद एक आसान से इस्तेमालात थे नाइट्रिक एसिड के। आगे आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। पहले नंबर पे इसका जो इस्तेमाल है वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट का क्या मतलब है? डी का मतलब होता है निकाल देना, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। अगर किसी भी चीज के अंदर पानी मौजूद है तो उसे उसे निकाल देता है, पानी को उसे निकाल देता है। हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल डाल देते हैं, वो पानी को जज़ब कर लेता है। कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर पानी मौजूद है लेकिन उसे वहाँ होना नहीं चाहिए था, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी और उसने सल्फ्यूरिक एसिड सारे पानी को जज़ब कर लेगी। इसे इसीलिए इसका पहला इस्तेमाल ही यही है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये वो कंपाउंड है जो किसी भी चीज़ से पानी को जज़ब कर लेता है। आपको आ गई होगी समझ इसकी। पहला इस्तेमाल ये डिहाइड्रेटिंग हाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरा फर्टिलाइजर, ये खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि ऊपर नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता था खाद्य बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, इसी तरह ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है। वहाँ अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट बनी थी, यहाँ अमोनियम सल्फेट बन जाएगा क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन मौजूद था साथ, यहाँ सल्फर मौजूद है साथ। तो ये हो गया। लेड स्टोरेज बैटरी, ये जो कारों की जितनी बैटरी होती हैं उनके अंदर ये जो लेड भरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, उनके अंदर भी ये सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल, कपड़े टेक्सटाइल कहते हैं कपड़ों को, पेपर कहते हैं पेपर कोई इंडस्ट्री, ये कपड़ों वाली इंडस्ट्री और पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रियों में भी इस्तेमाल होता है, कपड़े और पेपर बनाने में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये जो पेट्रोल को साफ करने में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल को प्योर बनाने में, उसे साफ करने में भी ये सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल होता है। तो आपको ये चंद एक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमालात भी पता चल गए होंगे। हमारे जो लास्ट है वो है ऑर्गेनिक एसिड। ये एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड। ऊपर वाले जितने भी हम पढ़ रहे थे वो सारे थे मिनरल एसिड। HCl भी मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी मिनरल एसिड है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी मिनरल एसिड है। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है ये क्या है? ये है ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ये जानदारों से हासिल किया जाता है। ये इसका पहला इस्तेमाल है फॉर्मेशन ऑफ पिकल्स कहते हैं अचार को। ये अचार बनाने में भी इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये जो फाइबर होते हैं उन्हें बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये दो इसकी हैं बस इस्तेमालात जहाँ ये इस्तेमाल होता है। आज हमारा एसिड हो गया मुकम्मल, एसिड के बारे में हम पढ़ लिया। आप लोग दोबारा इसे पढ़ो और याद भी कर लो अच्छी तरह से।